और क्या क्या कंपल्शंस हो सकती हैं। सबसे पहले बात आप ये समझिए, आजकल सारा सिस्टम सेंट्रलाइज हो चुका है। अगर आपका किसी भी बैंक में खाता है तो उसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को है। इसके पीछे रीजन ये है, बिना आधार कार्ड के कोई भी बैंक आज की डेट में आपका खाता नहीं खोलता। आधार कार्ड आपका पैन कार्ड से लिंक रहता है। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करिए, इनकम टैक्स को पता है, तो आप किसी इस भूल भुलैया में ना रहे कि नहीं है। सबसे पहली बात आप ये समझिए। अब जो इनकम टैक्स नोटिस का एक जो जनरल फंडा है वो ये है कि आप अपने अकाउंट में रेगुलर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उस पर लगातार ज़्यादा कर रहे हैं और जो कि गैर कानूनी है, तब इनकम टैक्स आपको स्टॉप करता है कि अब बस अब रुक जाइए, और वो आपको इनकम टैक्स नोटिस के जरिए यह कहना चाहता है। तो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा जितना आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं उससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉब्लम होगी। अब मैं बात करता हूँ कि इनकम टैक्स के जो रूल हैं कैश विड्रॉल कैश डिपॉजिट पर क्या है। और ये रूल ऐसा नहीं है, मैंने ये बड़ा रिसर्च किया है और अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये जो डेटा है ये सोर्स कहाँ से लिया है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इनकम टैक्स इंडिया, तो आपको कुछ इस तरह का फेस खुलेगा। जब आप वेबसाइट को खोलेंगे तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर आप ट्यूटोरियल सर्च करिए, यहाँ पर टैक्स ट्यूटोरियल्स के नाम से आपको कॉलम दिखेगा। फिर यहाँ पर काफ़ी सारे वहाँ जाएंगे तो आप यहाँ सीधे 5वें नंबर पे चले जाएं। 5वें नंबर पे यहाँ पर आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न के नाम से दिखेगा, उस वाले पेज को आप खोल लें। यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस हैं जिसके अंदर आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न्स के बारे में बताया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी मैंने अब आपको एक्सप्लेन करूँगा पीपीटी में वो सारा डेटा मैंने यहाँ से उठाया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कैश डिपॉजिट एग्रीगेटिंग 10 lakhs एंड मोर, बैंकिंग और कंपनी। मैंने ये सारा डेटा यहाँ से उठाया है, तो आप खुद भी सर्च करके देख सकते हैं। अब देखिए मैं आपको अब बात करते हैं इनकम टैक्स पर कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल पर क्या क्या रूल है। देखिए, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में या तो आपका कैश डिपॉजिट 10 लाख से ज़्यादा हो रहा है या कैश विड्रॉल 10 लाख से ज़्यादा हो रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन बैंक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती है। और मान के चलिए अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर रहे हैं या बहुत कम भर रहे हैं तो हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे। अब मैं इसको और एग्जाम्पल में बारीकी से समझाता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। 10 लाख की जो लिमिट है वो ओवरऑल लिमिट है, ये किसी एक ट्रांजेक्शन पे नहीं है। और इसका जो अगर यदि वैसी बात करी जाए तो एक ट्रांजेक्शन अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो भी आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मान के चलिए आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, आपने 12 लाख रुपए कैश डिपॉजिट किया है एक फाइनेंशियल ईयर में और कैश विड्रॉल 5 लाख दिया, तो इसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे जाएगी और हो सकता है आपसे कुछ सवाल भी पूछे जाएं। दूसरा केस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपने 3-4 बार में कैश डिपॉजिट किया है 3 लाख, 5 लाख, 4 लाख और कैश विड्रॉल किया है 5 लाख। इस केस में भी आपकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगी। अब केस 3 है, मान के चलिए कि आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो कैश डिपॉजिट 5 लाख किया है और विड्रॉल 5 लाख किया है, लेकिन आपका एक खाता पंजाब नेशनल बैंक में और है, उसमें आपने 7 लाख कैश विड्रॉल किया है, तो मतलब आपने 10 लाख की लिमिट को ब्रीच किया है। इस केस में भी चांसेस हैं कि शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजे। अब होता क्या है, जब भी नोटिस भेजा जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे क्लैरिफिकेशन पूछता है। उनका मतलब ये होता है कि भाई साहब आप इनकम टैक्स रिटर्न तो इतने का भर रहे हैं लेकिन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसका कुछ ना कुछ क्या है। इसका सबसे पहले वो आपसे जवाब मांगना था। हो सकता है कि कुछ आप ऐसा हो जो कि आपका ट्रेडिंग या इस तरह का कोई बिजनेस हो और वो पूरी तरह आप उसको जस्टिफाई कर पाएँ, तो आपको आपका जवाब देना होता है। मान के चलिए आपने कैश विड्रॉल किया, डिपॉजिट किया, लेकिन अब आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है कि ये जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं ये अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट है। मतलब अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूरी छूट है इस वाले कैश पर अपनी पेनल्टी इम्पोज करने का, और बहुत हैवी पेनल्टीज इम्पोज होती हैं जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनल्टी इम्पोज करता है। पहला तो ये कि जो भी कैश डिपॉजिट आपके अकाउंट में हुआ है उसको वो आपकी इनकम मानता है, पहले तो वो इनकम पे टैक्स लगाएगा, फिर जो कैश डिपॉजिट हुआ है उस पर वो पेनल्टी लगाएगा। तो बहुत ज़्यादा, आप किसी सीए से तब बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा और हैवी पेनल्टीज होती हैं इस केस में। अब आते हैं बैंक लोन।
देखिए अभी 1 साल पहले एक नया नियम आया है कि अगर आप बैंक से या किसी भी NBFC से लोन ले रहे हैं, अगर वो 20,000 से ज़्यादा का है तो वो अकाउंट टू अकाउंट ही ट्रांसफ़र होगा। अगर आपने कैश लोन लिया है तो बैंक 20,000 से ज़्यादा का लोन आपको कैश में नहीं दे सकती। इसका उल्टा भी उतना ही सही है कि अगर यदि आप जब भी कोई लोन अमाउंट का पेमेंट करेंगे, 20,000 से ज़्यादा का अगर आप लोन पेमेंट करेंगे तो अपने अकाउंट के थ्रू ही करेंगे। अगर आप डायरेक्ट कैश पेमेंट करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे आपकी खबर जाती है और हो सकता है कि आपको नोटिस आ जाए, और इसके अंदर बहुत हैवी पेनल्टीज हैं जो कि इनकम टैक्स सेक्शन 271D के अंदर आती हैं। अब बात करते हैं कैश पेमेंट क्रेडिट कार्ड में। देखिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल काफ़ी सारे लोग करते हैं, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर रहे हैं और एक फाइनेंशियल ईयर में आपने 1 लाख से ज़्यादा कैश में बिल पेमेंट किया है, तो चांसेस है कि आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाए। एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज़्यादा अगर कैश डिपॉजिट करके आपने बिल पेमेंट किया है तो। अब सेविंग अकाउंट की बात करते हैं कि सेविंग अकाउंट में भी हम कितने पैसे रख सकते हैं। कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि सेविंग अकाउंट में मैं कितना पैसा रखूं कि मेरे पास इनकम टैक्स का नोटिस ना आ जाए। देखिए इसके पीछे इनकम टैक्स ने कुछ लिमिट स्पेसिफाई नहीं करी है, लेकिन आप जितना भी सेविंग अकाउंट में पैसा रख रहे हैं, मान के चलिए कोई व्यक्ति है जो 5 साल से हर साल रिटर्न भर रहा है 4 लाख 5 लाख का, हर साल वो अपने सेविंग अकाउंट में 2-2 3-3 5-5 लाख रुपए एडअप कर रहा है और आज की डेट में उसका 40-50 लाख बैलेंस है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उससे कोई ऐतराज नहीं है कि वो रेगुलर इनकम आ रही है उसकी और वो हर साल भर रहा है। लेकिन आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर रहे हैं और अचानक आपके अकाउंट में 50 लाख या 1 करोड़ आ जाता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे तुरंत सवाल पूछेगा, भाई ये पैसा आया कहाँ से। आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना होगा उसका कि मैंने ये प्रॉपर्टी बेची थी या मैं ये कैपिटल गेन टैक्स दूंगा। सारा जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। सीधी सी बात है कि जितना बैलेंस मैं उसी हिसाब से रखूंगा जो मैंने डिक्लेयर किया हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब कैश विड्रॉल पर हम बात करते हैं कि कैश विड्रॉल कितना करा जाए बैंक से ताकि टैक्स ना कटे। यह बात दूसरी है, यह नोटिस की बात नहीं हो रही कि बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बैंक ने को बोल दिया कि भाई हर किसी की लिमिट स्पेसिफाई है कि इतना आप TDS काट के कैश विड्रॉल दोगे। इसके अंदर देखो 2 केसेस होते हैं। एक केस तो वो होता है जो ITR नहीं भरते और एक केस होता है जो ITR भरते हैं। जो लोग ITR नहीं भरते और पिछले 3 साल में ITR नहीं भरी, अगर वो 20 लाख से ज़्यादा का कैश विड्रॉल करेंगे एक फाइनेंशियल ईयर में, तो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में 2% TDS कटेगा और 1 करोड़ से ज़्यादा अगर कैश विड्रॉल करेंगे तो 5% TDS बैंक काट के देगा। मतलब अगर आप 50 लाख आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं और आप 50 लाख रुपए निकालने गए बैंक से, तो बैंक 30 लाख जो है उस पर 2% TDS काटेगा, मतलब 60,000 रुपये कम करके वो आपको देगा। और जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तब आपको इनकम टैक्स रिटर्न वापस वो रिफंड वापस मिलेगा। दूसरा, जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं और 3 साल का और उन्होंने बैंक के अंदर सबमिट भी किया हुआ है, एक्नॉलेजमेंट कॉपी भी सबमिट करी हुई है इनकम टैक्स रिटर्न की, अगर वो 1 करोड़ तक तो छूट है उनको, लेकिन 1 करोड़ के ऊपर जब भी वो कैश विड्रॉल करेंगे 2% उनको TDS देना होगा। अब बात करते हैं इसी को केस लेकर। मान के चलिए मैं इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरता, मैंने कैश विड्रॉल किया 25 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में, तो बैंक 2% TDS काटेगा जो 20 लाख से ऊपर है 5 लाख पर, तो मेरे 10,000 रुपये मुझे TDS बैंक को देने होंगे। दूसरा केस, मैं इनकम टैक्स रिटर्न भरता हूँ तो अगर मैंने 25 लाख रुपए निकाले तो मुझे बैंक को कोई भी TDS नहीं देना, बैंक चुपचाप से मेरे 25 लाख रुपए मुझे दे देगा। अब बात करते हैं UPI की। अरे UPI पे मैं कितना ट्रांजैक्शन करूँ कि मुझे इनकम टैक्स ना भरना पड़े या मैं इनकम टैक्स के दायरे में ना हूँ या GST वाले मेरे पीछे ना पड़े। तो मैं इसको 2 तरीके से आपको समझ। अब मैं बात करता हूँ कि 1 साल में UPI में कितना सेंड और रिसीव करें ताकि इनकम टैक्स नोटिस ना आए। इसको आप 2 तरीके से समझिए। पहला तो है इंडिविजुअल के केस में, मतलब कोई व्यक्ति जो अपने सेविंग अकाउंट में ही ट्रांजैक्शन कर रहा है। देखिए अगर टोटल आप पेमेंट तो कितना भी भेज सकते हैं, लेकिन जितना भी जो UPI के माध्यम से पेमेंट आएगा अगर वो 5 लाख से ज़्यादा हो रहा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य है। नहीं भरा आपने इनकम टैक्स रिटर्न तो हो सकता है कि आपके पास नोटिस आ जाए या बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर दे।
अब मैं बात करता हूँ करेंट अकाउंट होल्डर्स की। मान के चलिए आप अपनी फर्म चला रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज, और आपने करेंट अकाउंट बैंक में खोल रखा है और उसके माध्यम से आप यूपीआई